आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए बिजनेस लॉ, जिसे व्यापारिक संनियम कहते हैं, व्यवसायिक नियामक रूपरेखा कहते हैं, इंग्लिश में बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कहते हैं और मर्चेंटियल लॉ के नाम से जाना जाता है। सब एक ही है। दूसरे नंबर चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। दूसरे नंबर चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैंने आपको पहला नंबर चैप्टर बताया है। पहले नंबर चैप्टर में मैंने आपको बताया है व्यापारिक संनियम से आशय क्या होता है, उसके बारे में तमाम पहलू मैंने बताए हैं, जिसको आप पीछे वाली वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। एक बार फिर से बता देते हैं व्यापारिक संनियम क्या है, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। जिस प्रकार किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी राज्य को चलाने के लिए कानून की आवश्यकता पड़ती है, विधि विधान की आवश्यकता पड़ती है, उसी के अंतर्गत, उसी के इर्द गिर्द देश चलता है, राज्य चलता है। कोई भी देश हो, छोटा से छोटा देश हो, बड़ा से बड़ा देश हो, वहां पर कानून स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। ठीक उसी प्रकार किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए कानून की आवश्यकता पड़ती है, नियम कायदे की आवश्यकता पड़ती है। नियम कायदों में मैंने आपको बताया है, कंपनी है तो कंपनी के लिए कंपनी लॉ आपको पढ़ना पड़ेगा, बीमा है तो बीमा लॉ आपको पढ़ना पड़ेगा, साझेदारी है तो साझेदारी आपको पढ़ना पड़ेगा, अनुबंध है तो अनुबंध आपको पढ़ना पड़ेगा, दिवालिया है दिवालिया आपको पढ़ना पड़ेगा। मैंने तमाम नियम बताए हैं। व्यावसायिक संनियम के क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सी चीजें आती हैं। ठीक है। जिस प्रकार किसी भी देश को चलाने के लिए कानून की आवश्यकता पड़ती है, नियम कानून की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार व्यापार को चलाने के लिए विधि विधान नियम कानून की आवश्यकता पड़ती है, ताकि लेन देन करने वाले व्यापारियों के मध्य, क्रेता और विक्रेता के मध्य अगर कोई झगड़ा होती है, झंझट होती है, तो उनका निपटारा किया जा सके। उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आपके सामने लेकर आए हैं भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872। हमारे पास की जो बुक है उसमें दूसरा नंबर चैप्टर है। आपकी बुक में हो सकता है पहले नंबर चैप्टर होगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको देखना है। मैंने आपको यह भी बताया भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में लागू हुआ। जो भारत में अनुबंध बिजनेस लॉ चल रहा है वो अंग्रेजों के बिजनेस लॉ का ही नकल है। जो अंग्रेज लोग थे, भारत में स्थापित हुए थे, भारत में राज कर रहे थे, उन्हीं के लॉ की नकल को हम लोग पढ़ते हैं। जो वहाँ इंग्लैंड में चलता है वही यहाँ पर भी चलता है। वहाँ पर इंग्लिश में लिखा होगा सब कुछ, यहाँ हिंदी में लिखा है। ठीक है, उसी की नकल है। थोड़ा बहुत समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, क्या कहा है भारतीय अनुबंध अधिनियम, क्या कहा है भारतीय अनुबंध अधिनियम व्यापारिक संनियम की सबसे महत्वपूर्ण शाखा है। यह सभ्य देश की आधारशिला है। ध्यान दीजिएगा, जो भारतीय अनुबंध अधिनियम बनाया गया, अनुबंध का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया है। हम लोग सुबह उठते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, कोई सामान बेचते हैं, किराया देते हैं, आते जाते समय कोचिंग आ रहे हैं किराया देते हैं, ई रिक्शा वाले को, टेम्पो वाले को, मैजिक वाले को ना, बस वाले को, ट्रक वाले को किराया देते हैं। तो हमारा और उसका अनुबंध हमेशा होता रहता है। हमारा और आपका अनुबंध हो सकता है, दुकान पे जाएंगे, टॉफी खाएंगे, समोसा खाएंगे, बिस्किट खाएंगे, हमेशा अनुबंध होता रहता है। ठीक है, तो अनुबंध का मतलब जब दो लोग किसी एक बात पे सहमत हो जाते हैं उसे कहते हैं अनुबंध। आप आ रहे हैं, घर से निकले हैं, कोचिंग आने के लिए निकले हैं, आपने कहा बस वाले को 10 रुपया देंगे, वो मान गया तो 10 रुपया अनुबंध हो जाएगा। 10 रुपये पे आपका उसका अनुबंध हो गया। अनुबंध क्या हो गया, घर जहां से निकले हैं जहां तक बस आएगी, यानी कि जहां तक आपको जाना है वहां तक पहुंचाएगा। ठीक है, नहीं पहुंचाएगा झगड़ा हो जाती है। ठीक है, उसी झगड़े का निपटारा क्या किया जाता है, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 बनाया गया है। दुकान पे जाते हैं, बुक खरीदते हैं, तब भी अनुबंध होता है। कहेंगे 300 की बुक है,
250 में देंगे कि नहीं देंगे, अगर अनुबंध बनेगा तो देंगे, नहीं बनेगा तो नहीं देंगे। ये सब सामान्य बातें हैं। कह रहा है भारतीय अनुबंध अधिनियम व्यापारिक संनियम की सबसे महत्वपूर्ण शाखा है। ध्यान दीजिएगा, व्यापारिक संनियम के क्षेत्र मैंने बताए थे आपको, व्यापारिक संनियम के क्षेत्र में कंपनी अधिनियम मैंने आपको बताया, पीछे आप जाकर दे सकते हैं, दिवालिया अधिनियम, साझेदारी अधिनियम, थल से माल ले जाने से संबंधित अधिनियम, बैंकिंग अधिनियम, बीमा अधिनियम, तमाम अधिनियम मैंने लिखवाए आपको ना, कॉपीराइट अधिनियम, पेमेंट अधिनियम, ठीक है, पेटेंट अधिनियम और ट्रेडमार्क अधिनियम। उसी में से पहला मैंने क्या लिखाया था, अनुबंध अधिनियम। व्यापारिक संनियम की सबसे महत्वपूर्ण शाखा एक किताब का नाम है। एक किताब का मतलब ये बिजनेस लॉ, ये बिजनेस लॉ है, नियम कानून की किताब है, एक कानून की किताब है। इसी किताब का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्या होता है, अनुबंध अधिनियम। व्यापारिक संनियम की सबसे महत्वपूर्ण शाखा है, क्योंकि भैया व्यापार में रोज अनुबंध होता रहता है, हमेशा अनुबंध होता रहता है। ग्राहक आता है, जाता है, खरीदते हैं, बेचते हैं, खर्चा करते हैं, हमेशा अनुबंध होता रहता है ना। इसलिए व्यापारिक संनियम की सबसे महत्वपूर्ण अनुबंध अधिनियम है। ठीक है, सभ्य किसी भी सभ्य देश में यह नियम लागू होता है। जहां सभ्य नहीं होगा, जहां कोई नियम कानून नहीं होगा, वहां कौन सा अनुबंध, वहां पर नियम कानून नहीं, जिससे मन कहे वैसे करो, लेकिन लगभग देशों में लागू होता है, पूरे देशों में लागू होता है। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है, अनुबंध आशय आपसे आशय पूछता है, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 से आशय लिखिए, तो आपको क्या लिखना है, अनुबंध अधिनियम का व्यापारिक संनियम में महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे मैंने ऊपर बताया आपको, इसका संबंध प्रत्येक व्यक्ति से है। अनुबंध अधिनियम का संबंध प्रत्येक व्यक्ति से है। जैसे चाहे वह इंजीनियर हो, चाहे वह डॉक्टर हो, चाहे वह शिक्षक हो, चाहे वह व्यापारी हो, चाहे मजदूर, चाहे कर्मचारी, चाहे कलाकार, चाहे प्रशासनिक अधिकारी, चाहे सामान्य नागरिक ना। दिनचर्या में, हमारे दैनिक जीवन में इंजीनियर का भी काम पड़ता है, घर बनवाना है, इंजीनियर से मिलने जाएंगे, उसका और हमारा कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध होगा, होगा कि नहीं होगा। डॉक्टर के पास दवा लेने जाएंगे तब भी हमारा उसका अनुबंध होगा। हमारे पास पढ़ने आते हैं तो हमारा और आपका भी अनुबंध होगा, होता है। व्यापारी के यहाँ तो रोज जाते हैं कुछ ना कुछ खरीदने, चाय खरीदने, बिस्किट खरीदने, समोसा खरीदने ना, कॉपी पेन कलम जो भी होता है सब कुछ खरीदने व्यापारी के यहाँ जाते हैं, और कहते नहीं हैं 10 रुपये का है, आप कहेंगे भैया 9 में दे दीजिए, अनुबंध बनता है तो देते हैं, नहीं बनता तो नहीं देते हैं। मजदूर के लिए मजदूरी प्राप्त करता है, कर्मचारी वेतन प्राप्त करता है, कलाकार अपनी फीस लेता है, पैसा लेता है, प्रशासनिक अधिकारी क्या बोलते हैं, प्रशासनिक अधिकारी किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत प्रशासन को देखता है, सामान्य नागरिक जैसे हम और आप मान लीजिए सामान्य नागरिक है। तो हर जगह अनुबंध का कमाल है, हर जगह अनुबंध किया जाता है। हमारे आपके बीच में होगा, आप बाहर निकलेंगे भी, समोसे की बात हो रही थी, समोसा खाएंगे तब भी अनुबंध होगा, चाय पिएंगे तब भी अनुबंध होगा, मिठाई खाएंगे तब भी अनुबंध होगा, चारों तरफ अनुबंध होता है। पेपर में आपको अपने आप से भी लिखना है, ऐसा नहीं मैं जो लिखा हूं वही याद कर लेना, कुछ नहीं याद करना आपको, सिर्फ इतना याद रखिए अनुबंध का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा याद रखिए। आपको अपने आप से लिखना है। ग्रेजुएशन का मतलब होता है कि आप अपने आप से जब तक नहीं लिखेंगे, रटा रटाया कितना लिख सकते हैं आप। ठीक है, आगे सन 1872 से पूर्व देश में कोई सामान्य अनुबंध अधिनियम नहीं था। 1872 से पहले अनुबंध अधिनियम नहीं था, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित कोई अधिनियम नहीं था। जैसे मन करता था खरीदते थे, बेचते थे, आते थे, जाते थे, तब भी आपस में मेल भाव था, ऐसा नहीं है, झगड़ा झंझट इतना नहीं होती थी, जो पूरे देश में समान रूप से लागू हो सके। अलग अलग जगह अलग अलग था, यूपी में अलग था, बिहार में अलग था, दिल्ली में अलग था, कुल अलग अलग था। ठीक है, अगला सन 1866 में तृतीय विधि आयोग बना। सन 1866 में तृतीय विधि आयोग, विधि का मतलब कानून होता है, विधि कॉलेज, लॉ कॉलेज सुने होंगे ना, विधि विधान, विधि का मतलब क्या होता है, कानून। आयोग में अनुबंध अधिनियम का प्रारूप तैयार किया गया।
अनुबंध अधिनियम मतलब कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित नियम कानून क्या लागू होंगे, उसका एक प्रारूप स्ट्रक्चर तैयार किया गया। 25 अप्रैल 1872 को भारतीय संसद द्वारा कोई भी कानून बनता है तो कहां पेश किया जाता है, भारतीय संसद में पेश किया जाता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम के नाम से पारित किया गया। किस नाम से, भारतीय अनुबंध अधिनियम के नाम से पारित किया गया। ई लाइन होता है आपको। यह अधिनियम 1 सितंबर 1872 से लागू हुआ। पेपर में पूछ लिया जा सकता है, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए तो अनुबंध अधिनियम कब पारित किया गया, 1872 में 25 अप्रैल को। और यह अधिनियम कब से लागू हो गया, 1 सितंबर 1872 से लागू हो गया। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पूछता है। देखिए, बिजनेस लॉ, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। महत्वपूर्ण शब्दावलियों में पहली शब्दावली है प्रस्ताव। सुने होंगे, प्रस्ताव को अंग्रेजी में कहते हैं प्रपोजल। प्रस्ताव को अंग्रेजी में कहते हैं प्रपोजल। प्रस्ताव का मतलब क्या होता है, लिखा है मैंने, हमको याद है पूरा। प्रस्ताव का मतलब समझ लीजिए, जब किसी कार्य को करने के लिए, ना करने के लिए, जैसे मैंने कहा कल कोचिंग आना है आपको, इसका मतलब कार्य करने के लिए। कल कोचिंग नहीं आना है आपको, कार्य ना करने के लिए। होता है ना, एक काम करोगे कि नहीं करोगे, दो चीज होता है, या हाँ या तो ना। देखिए, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति किसी कार्य को तथा कार्य से विरत रहने के संबंध में अपनी इच्छा प्रकट करे, काम करोगे कि नहीं करोगे, पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, घर जाओगे कि नहीं जाओगे। मैंने कहा कल कोचिंग आना है तो आप कहेंगे हाँ, ठीक है, हाँ या ना वो आपके ऊपर निर्भर करता है। कल कोचिंग आना है तो मैंने आपके सामने प्रस्ताव रखा। कल कोचिंग नहीं आना है तो मैंने आपके सामने प्रस्ताव रखा, दोनों प्रस्ताव रखा। मतलब भैया काम करो, कार्य को करने के लिए। विरत रहने के संबंध में का मतलब होता है कार्य को ना करने के लिए। विरत मतलब काम ना करो, कोई भी काम हो सकता है। कोचिंग के अलावा घर पे कोई काम हो सकता है, किसी बिजनेस में कोई काम हो सकता है ना। अपनी इच्छा प्रकट करे कि उस कार्य की सहमति, उस कार्य को करने या ना करने के संबंध में प्राप्त हो। कहेंगे एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के सम्मुख प्रस्ताव रखा। मैंने संतोष को कहा, संतोष जी हमारे लिए जाइए एक मार्कर खरीद के लाइए। हमने इनके सामने प्रस्ताव रखा। एक कार्य को कहेंगे हाँ गुरुजी लाओ, जा रहे हैं, लेके आ रहे हैं। कार्य को करने के लिए हाँ भी कह सकते हैं और ना भी कह सकते हैं। कहेंगे हमारे पास टाइम नहीं, हम नहीं लाएंगे। कोई भी काम कह सकते हैं हम, मार्कर ही नहीं। तो प्रस्ताव का मतलब मैंने इनके सामने प्रस्ताव रखा, इन्होंने स्वीकार किया या नहीं किया, इनकी इच्छा पर निर्भर करता है। इसे कहा जाता है प्रस्ताव। प्रस्ताव का मतलब ध्यान दीजिएगा, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी कार्य को करने या कार्य को ना करने के संबंध में अपनी इच्छा प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति उस कार्य को करने या ना करने के संबंध में कुछ भी कह दे, हमको करेंगे कि नहीं करेंगे, तो इसे कहेंगे एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के समस्त प्रस्ताव रखा। होता नहीं है, घर वाले कहते हैं वो वाला काम कर लाओ ना, कोई भी काम कर देते हैं, जाओ बाजार सब्जी लेके आओ। आप कभी कभी होता कह देते हैं नहीं जाएंगे ना। तो घर वालों ने प्रस्ताव रखा, वो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ठीक है, अगला वचन। वचन का नाम बहुत सुना होगा आपने, वचन दे रहे हैं ना। वचन, वह व्यक्ति जिसके समक्ष प्रस्ताव रखा गया, मैंने संतोष के समस्त प्रस्ताव रखा, वह अपनी सहमति कर दे। हाँ गुरुजी जा रहे हैं, मार्कर लेके आएंगे, तो इसे कहेंगे वचन पूरा हो गया ना। वचन
क्या गया? वह व्यक्ति जिसके समक्ष प्रस्ताव रखा गया वह अपनी इच्छा प्रकट कर दे, कहेंगे प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया ना। इस प्रकार स्वीकार किया गया प्रस्ताव वचन बन जाता है। मतलब आप किसी काम को किसी को कहें, वो मना ना करे, वो कहे हाँ करेंगे, तो इसे क्या क्या बन जाता है? वचन बन जाता है। याद रखना, आने वाले चैप्टरों में पूरे के पूरे आपको मिलेंगे प्रस्ताव क्या है, वचन क्या है। ठीक है, यही मेन क्लास है आपकी। वचनदाता, वचनदाता, प्रस्ताव रखने वाले को वचनदाता कहा जाता है। वचनदाता या प्रस्तावक कहा जाता है। समझ रहे हैं? प्रस्ताव रखने वाले को क्या कहा जाता है? वचनदाता कहा जाता है, प्रस्तावक कहा जाता है। वचन गृहीता, प्रस्ताव स्वीकार करने वाला कहा जाता है। मैंने संतोष को क्या कहा? प्रस्ताव रखा इनके सामने, उसके बाद प्रस्ताव स्वीकार करने वाले संतोष होंगे तो इनका नाम हो जाएगा वचन गृहीता। ठीक है। अगला, प्रतिफल किसे कहते हैं? प्रतिफल। अब कहेंगे हम उतनी दूर जा रहे हैं, 2 रुपये तो टाफी खाएंगे, ठीक है ना। तो यही है प्रतिफल। प्रतिफल भी होता है ना, मजाक नहीं, देखिए मजाक कर रहे भाई। प्रतिफल, जब वचनदाता की इच्छा पर वचन गृहीता कार्य को करने अथवा कार्य से विरत रहने का वचन पूरा कर दे, उसके बदले में उसे प्रतिफल दिया जाता है। प्रतिफल दिया जाता है। प्रतिफल क्या होगा? मैंने किसी को किसी कार्य के लिए कहा, उन्होंने पूरा कर दिया या नहीं किया, तो उसके बदले में प्रतिफल होता है। कभी कभी ये होता है कि फला वाला काम मत करो, आपको इतना पैसा देंगे ना। पड़ोसी जब झगड़ा होती है तब ज़्यादा कहते हैं कि इनका काम मत कीजिएगा, हम आपको इसके बदले में अलग से पैसा दे देंगे, वही होता है। अगला, ठहराव। ठहराव को अंग्रेजी में एग्रीमेंट कहते हैं। अंग्रेजी में एग्रीमेंट बहुत मिलेगा पेपर में, आपको 100% पूछा जाएगा। ठहराव एक चैप्टर है, ठीक है। क्या कहता है? प्रत्येक वचन, वचनों का समूह जो एक दूसरे का प्रतिफल हो, ठहराव कहलाता है। ठहराव का मतलब ये होता है, ठहराव बराबर अनुबंध प्लस स्वीकृति, सूत्र है। ठहराव बराबर अनुबंध प्लस स्वीकृति, ये सूत्र है, आपको आगे मिलेगा। हमारा आपका अनुबंध हुआ और आपने स्वीकार कर लिया, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, इसके बदले में क्या मिलेगा? प्रतिफल मिले, इसे क्या कहा जाता है? ठहराव कहा जाता है। अब आपको आगे मैं बताऊंगा पारस्परिक वचन क्या है, ठीक है। अब मैं आपको आगे बताने वाला हूं पारस्परिक वचन क्या है। 10 4 हुई है।